बड़ी पार्टियों ने जिन लोगों को भी अब तक टिकट दिया है, गोपालगंज का इतिहास रहा है कि ये लोग जनता के मुद्दों से सरोकार रखने वाले लोग नहीं रहे। ये रंगदार रहे या ठेकेदार रहे, जनता ठगी गई है और अब की बार ठगी नहीं जाएगी। MIM ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसको सारे समाज, सारे समुदाय का समर्थन है और हम समझते हैं कि हमारा नेता भारी मतों से जीतेगा। मुजफ्फरपुर के कुंडी में चुनाव होना है, क्या वहाँ भी आपकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी? यकीनन हम लड़ेंगे। हम तो कोई वो परचून की दुकान थोड़े चलाते हैं कि ग्राहक आया तो बेचे और नहीं तो बंद किए। हम प्रयास में है कि अवैसी साहब को लाएं, देखें उनका क्या समय मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अवैसी साहब आए या ना आए, इस वक्त दलितों और अक़लियतों और पिछड़ों शोषितों के दरमियान में हम लोगों ने अवैसी साहब का पैगाम पहुंचा दिया है और गोपालगंज का बच्चा बच्चा अवैसी का नारा लगा रहा है। वो खुद अवैसी बनकर खड़ा हो। बीजेपी जो 20 साल से जीत रही थी तो कौन बी टीम थी यहाँ पर? हम तो लालू जी का बड़ा सम्मान करते हैं और तेजस्वी जी से ये उम्मीद नहीं रखते कि इशारे के न्याय में हमको बीजेपी की बी टीम कहेंगे। देखिए, काम जो मैदान में करता है लोग उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सौहार्दपूर्ण वातावरण, समाज से भी जितना बड़ा वो शख्स है, कोई दूसरा नहीं है। तो इन लोगों का मामला तो अवसरवाद की राजनीति है। तो अवसर की प्राप्ति के लिए लोग दोनों मिलते हैं, दोनों बिछड़ जाते हैं, ये उनका मामला है। बहरहाल जो होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसमें तो कमी सब लोग देख रहे हैं। गोपालगंज उपचुनाव में सरगर्मियां बढ़ गई है क्योंकि आगामी 3 नवंबर को चुनाव संपन्न होने वाला है। हर दल जो भी चुनाव में शामिल हैं वह अपना अपना शक्ति इस चुनाव में झोंक रहे हैं। इसी दौरान AIMIM के उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में हैं। भले उनको इस पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टी उनको उम्मीदवार में उतारा है तो उनको सपोर्ट भी कर रही है। और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करते हैं। तो बताया जाए कि आपकी पार्टी यहाँ चुनाव में उतरी है, क्या माने आप 3 दिन से भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र का, तो क्या स्थिति है? देखिए, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, बड़ी पार्टियों ने जिन लोगों को भी अब तक टिकट दिया है, गोपालगंज का इतिहास रहा है कि ये लोग जनता के मुद्दों से सरोकार रखने वाले लोग नहीं रहे। ये रंगदार रहे या ठेकेदार रहे। पहली बार गोपालगंज की जनता को एक ऐसा लीडर MIM की तरफ से मिलने जा रहा है जो यहाँ का ज़मीनी नेता है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, अगड़े पिछड़े सबका सेवक है। सौहार्दपूर्ण वातावरण के निर्माण करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है और उस सेवक को MIM ने टिकट दिया है ताकि ईमानदारी के साथ गोपालगंज की सेवा हो सके। गोपालगंज में अच्छे शैक्षणिक संस्थान होने थे, अच्छे हॉस्पिटल्स होने थे, रोजगार के अवसर होने थे, बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं उनके समस्याओं का निदान होना था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। गोपालगंज की जनता ठगी गई है और अब की बार ठगी नहीं जाएगी। MIM ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसको सारे समाज, सारे समुदाय का समर्थन है और हम समझते हैं कि हमारा नेता भारी मतों से जीतेगा। अच्छा, अभी कुछ ही दिनों में मुजफ्फरपुर के कुंडी में चुनाव होना है, क्या वहाँ भी आपकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी? यकीनन हम लड़ेंगे। हम तो कोई वो परचून की दुकान थोड़े चलाते हैं कि ग्राहक आया तो बेचे और नहीं तो बंद किए। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, रजिस्टर्ड पार्टी हमारी है और हम तमाम तर जगहों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हम इलेक्शन लड़ने से पहले अपने संगठन की समीक्षा करते हैं और अपनी शक्ति के मुताबिक इलेक्शन लड़ने का फैसला करते हैं। वहाँ के बारे में भी हमारे कार्यकर्ता और संगठन के लोगों का बड़ा दबाव है कि वो इलेक्शन लड़ा जाए। हम लोग वहाँ के बारे में भी सोच रहे हैं। अच्छा, चर्चा ये हो रही है कि ओवैसी साहब का 1 नवंबर को यहाँ कार्यक्रम है। असल नोटिफिकेशन से पहले अवैसी साहब का राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रोग्राम पहले से तय था। हम लोग प्रयासरत हैं कि उधर से समय निकाल करके वो आएँ। वैसे हमारे कई नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वारिस पठान साहब, एक्स MLA महाराष्ट्र, वो आ रहे हैं। हमारे MP हैं पार्टी के औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं और हम लोग प्रयास में हैं कि अवैसी साहब को लाएं, देखें उनका क्या समय मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अवैसी साहब आए या ना आए, इस वक्त दलितों और अक़लियतों और पिछड़ों शोषितों के दरमियान में हम लोगों ने अवैसी साहब का पैगाम पहुँचा दिया है और गोपालगंज का बच्चा बच्चा अवैसी का नारा लगा रहा है। वो खुद अवैसी बनकर खड़ा हो गया है। और आपके पार्टी का किस लोगों का कार्यक्रम यहाँ गोपालगंज में होने वाला? मैं पार्टी का अध्यक्ष यहाँ पर हूँ। हमारे पड़ोसी प्रदेश
झारखंड के अध्यक्ष यहाँ तशरीफ़ फरमा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद साहब हैं। पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट हमारे एडवोकेट आदिल हसन साहब हैं। हैदराबाद से पार्टी के कई नेता यहाँ पर आए हुए हैं। और फिर आप देखेंगे कि इस वक्त गोपालगंज में आप चंपारण के लोग, मुजफ्फरपुर के लोग, गया के लोग, किशनगंज के लोगों का एक बड़ा समूह, बल्कि बिहार के बहुत सारे क्षेत्र से लोग अपने प्रत्याशी के सपोर्ट में यहाँ आ गए हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके पार्टी का सरजमीन में कोई संगठन नहीं है। बहरहाल जब भी कोई वो होता है, नई पार्टी आती है, तो पुराने लोग इस तरह की बात बोलते ही हैं। जिनके पांव तले ज़मीन खिसकती है, गरीब के, दलित के घराने में जो बच्चा पढ़ता है तो उसको बड़ी ऐठन होती है। हम लोग कहते हैं गरीब का बच्चा जब अच्छा कपड़ा पहनता है, अमीरों के बदन में नोचनी होने लगती है। जब उनके यहाँ अच्छा खाना पकने लगता है तो इनके पेट में ऐठन होने लगती है। तो अब दलित और अक़लियतों के दरमियान में एक पार्टी बनी है, तो इन बड़ी पार्टियों के पेट में कितनी ऐठन होगी, उसी ऐठन के शब्द हैं ये। अच्छा, एक चीज़ बताया जाए कि तेजस्वी यादव कल अपनी पहली चुनावी सभा जादवपुर में किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की बी टीम, कई उम्मीदवार यहाँ खड़े हैं जो भले अपने जीतेंगे नहीं, लेकिन वोट काट कर राजद को हरा देंगे। ये बात बताइए कि फिर बीजेपी जो 20 साल से जीत रही थी, तो कौन बी टीम थी यहाँ पर? हम तो लालू जी का बड़ा सम्मान करते हैं और तेजस्वी जी से ये उम्मीद नहीं रखते कि इशारे के नाम में हमको बीजेपी की बी टीम कहेंगे। लोग याद दिलाते हैं कि उनके पिताजी ने सन 1990 में जब बिहार की सत्ता को प्राप्त किया था तो बीजेपी के समर्थन से किया था। और अब तो आज बड़ी खबरें आ रही हैं, तहकीक का मसला है कि तहकीक करना चाहिए कि जो प्रत्याशी उनका खड़ा हुआ है वो बीजेपी नहीं, बल्कि बीजेपी जिसके कोख से जन्म लिया है उसके यहाँ से वो उठ के आ रहे हैं। उनका कुर्ता पजामा डंडा सब लोग देख रहे हैं। तो बीजेपी की बी टीम कौन है ये तो वक्त बता देगा। और ये बता रहा है, लोग साक्षी हैं कि मोदी जी के साथ उछल उछल कर फोटो कौन लोग लेते हैं, किनके परिवार से लोग टूटी हुई बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाने के लिए ईंट लेकर दौड़ रहे हैं, किनके परिवार से लोग, ये सारा कुछ। और बिहार की असेंबली में 75 सालों के दरमियान में एक पहली अक़लियतों की पार्टी जीत कर गई और उसको तोड़ने का काम, बाबरी मस्जिद के तोड़ने का इल्ज़ाम अगर भाजपाइयों पर है तो बिहार में अक़लियतों की क़यादत को तोड़ने का इल्ज़ाम इन्हीं लोगों पर है। तो बीजेपी के बी टीम कौन लोग हैं ये खुद ही बताएंगे। लेकिन बिहार में तो आपके पार्टी को तोड़ने का काम तो खुद आरजेडी ने किया है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा मुसलमानों के, और मुस्लिम अक़लियत के दरमियान में उठने वाली राजनीतिक शक्ति को किसी ने तोड़ा है तो राजद ने तोड़ा है। तो बीजेपी जो काम मस्जिद तोड़कर करती है ये मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति को तोड़कर कर रहे हैं। तो ये टीम और बी टीम के बारे में वो खुद तय करें, हम क्यों तय करने जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि इस मुल्क में ज़ात पात और मज़हब से ऊपर उठकर संविधान के अनुरूप तमाम तर लोगों के लिए अगर सबके वोट की कीमत बराबर है तो सबके लाशों की कीमत बराबर हो, सबके वोट की कीमत बराबर है तो सबको समान अवसर मिले, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये तय होना चाहिए, है ना। तो ये दूसरों को धोखा देकर, दूसरों को फरेब देकर सत्ता हासिल करके जो लोग सत्तासीन हो गए हैं, आज वो संविधान और संवैधानिक दायित्व और सामाजिक सौहार्द सारी चीज़ों को भूल सके हैं। कुर्सी के नशे में लोग बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन आपके जो यहाँ प्रत्याशी अब्दुल सलाम, उन पर भी तो आपराधिक घटनाएं दर्ज हैं। देखिए, काम जो मैदान में करता है लोग उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सौहार्दपूर्ण वातावरण, समाज से भी जितना बड़ा वो शख्स है, कोई दूसरा नहीं है। सारे समाज के लोगों से उनका लगाव है, उनका जुड़ाव है, सबके दरमियान में वो मकबूल हैं और सभी क्षेत्र में उसने ये किया है। वो कोई अपराधी नहीं है। आपराधिक मुकदमा हो जाना और अपराधी होना दोनों अलग अलग बात है। लोग तो अच्छे अच्छे लोगों पर आपराधिक मुकदमा दायर कर देते हैं। अदालत जिस दिन फैसला कर देगी उस दिन आप ये शब्द बोल सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि हमारा नेता, अगर आज उसकी जो छवि है, क्या दलित, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, सबके दरमियान में समान तौर पर वो सम्मानित है और सब लोग उसके प्रेम करते हैं। मैं समझता हूँ यही उनकी खूबी है, ज़मीन से जुड़े हुए। चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे कोई भी आपदा की घड़ी रही हो, अगर यहाँ पर सेवक बनकर कोई खड़ा रहा है तो अब्दुल सलाम ही खड़े रहे हैं। बाकी दो दूसरे लोग हैं, धनपशु लोग हैं। धनपशु लोग कभी आम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। आम लोगों की पीड़ा जिन लोगों ने खुद शोषण किया हो, अच्छा, जिन लोगों ने खुद लोगों को ऋण पर सूद ले लेके पैसे वसूल किया हो, जिन लोगों की वजह से लोगों की हांडियाँ उतर गई हैं चूल्हे से, ऐसे लोग समाज से भी हो सकते हैं क्या? समाज से तो हो सकते हैं क्या? समाज से भी तो वही होगा जो समाज की नीचे पंक्ति से जुड़ा है। अच्छा, ये बताया जा रहा है
कि जो नया महागठबंधन बना है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के साथ, उसमें दरार आ गई है? हम अब तो उनके परिवार की बात है। मामला ये है कि बेमेल की शादी में अक्सर तकरार होती है। शौहर अंदर होता है, बीवी बाहर होती है, बीवी अंदर होती है, शौहर बाहर होता है। तो इन लोगों का मामला तो अवसरवाद की राजनीति है। तो अवसर के प्राप्ति के लिए लोग दोनों मिलते हैं, दोनों बिछड़ जाते हैं, ये उनका मामला है। बहरहाल जो होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसमें तो कमी सब लोग देख रहे हैं। ये थे ईमान साहब। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो अब नई पार्टी लंच करती है तो उसके संगठन धीरे धीरे मजबूत होते हैं। लेकिन फिलहाल गोपालगंज के उपचुनाव में जो उम्मीदवार की पेशगी हुई है वह दमदार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और चतुर्थ कोणीय चुनाव यहाँ संपन्न होने जा रहा है। अब इसमें कौन जीतेगा वह तो 3 नवंबर को ईवीएम में बंद होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इनके ईमान साहब के अनुसार इनकी पार्टी लड़ाई में काफ़ी आगे है। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।